Hello friends, myself Abhishek Savalia and I am a professor working for SK Academic classes. So without much wasting time, let's back to our topic. तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। तो जो चैप्टर का नाम है उसका पहला वर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। मतलब सिंपल वे में बताओ तो एक लाइफ है, एक लाइफ में से अगर दूसरी लाइफ आ रही है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो देखें तो रिप्रोडक्शन में दो टाइप है। तो पहला टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमेट में काम हो जाता है, एक गैमेट से लाइफ आ जाती है। बट जहाँ तक बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहाँ दो गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। जब दो गैमेट फ्यूज़ होते हैं आपस में तब जाके लाइफ फॉर्म होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे मैंने बताया, और जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका एक प्रोसेस रहता है। ऐसे नहीं कब कैसे भी हो जाएगा रिप्रोडक्शन, उसका एक प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? गैमेट फॉर्म होना। मेल में गैमेट फॉर्म होगा, फीमेल में गैमेट फॉर्म होंगे, फीमेल में गैमेट फॉर्म होंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या? अभी मेल में गैमेट बन गए, अभी मेल में गैमेट बन गए तो फीमेल में जाएंगे, तो फीमेल में जा रहे जो प्रोसेस है उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे। साथ ही साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि तीसरा स्टेप है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? अभी गैमेट्स मेल के और फीमेल के बॉडी में चले गए तो अभी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ फिर क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन होगा। एक बार गैमेट्स फ्यूज़ हो गए तो उसके बाद होगा जायगोट फॉर्मेशन होगा। जायगोट फॉर्मेशन हो गया, जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में फॉर्म होगा और एम्ब्रियो के बाद गेस्टेशन पीरियड आता है। गेस्टेशन मतलब क्या कि जो जायगोट बोल रहा हूँ, सिंगल सेल जायगोट जो जायगोट बन रहा है वो जायगोट एक सेल से पूरा बेबी बन रहा है। कितना टाइम लग रहा है उसको? 9 महीना 7 डेज। अगर प्रेगनेंसी का पूरा डे बोलूँ तो 9 मंथ 7 डेज। तो एक सेल से ये पूरा बेबी फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो पूरा चेंजेस आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो उसको पूरे को हम गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। और गेस्टेशन के बाद जो लास्ट है वो है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब क्या? एक टाइप में आप उसे डिलीवरी भी बोल सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का, जहाँ स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर गेस्टेशन और फिर पार्चुरेशन। ये सब प्रोसेस होगा तब जाकर रिप्रोडक्शन होगा। तो अभी सबसे मेन रिप्रोडक्शन का क्या है? गैमेट। अगर गैमेट ही नहीं रहेंगे तो रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। तो गैमेट मतलब गैमेट बन रहे उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। और जहाँ फीमेल की बात करें तो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। तो मेल के गैमेट्स को स्पर्म बोलेंगे और फीमेल के गैमेट्स को ओवम बोलेंगे, बराबर। तो स्पर्म और ओवम जो कि मेल और फीमेल दोनों का गैमेट्स है, तो ये बनते कब है? तो मोस्टली जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज मतलब 12, 13 मैक्स, 13 के बाद से ये बनना चालू होता है। तो ये बनना चालू होता है गैमेट्स, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो ये बनना चालू होता है तो साथ ही साथ बॉडी में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो अगर मेल की बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं? द प्रेजेंस ऑफ बियर्ड आना चालू हो जाती है। साथ ही साथ मोस्टैग, मूछ आना चालू हो जाती है। साथ ही साथ जो वॉच लैरिंग्स, एडम्स ऑफ एप्पल भी कहते हैं, उस हमारा जो वॉइस रहता है मेल का वॉइस वो एकदम रफ होना चालू हो जाता है। मस्कुलर बॉडी होना चालू हो जाता है और अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, प्यूबिक एरिया में हेयर आना चालू हो जाते हैं। और फिर ये मेल्स के थे। अगर हम फीमेल्स के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल्स के बारे में बोले तो फीमेल में सबसे मेन जो होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलप होना चालू हो जाते हैं। जो पेल्विस रीजन रहता है, पेल्विक रहता है, वो पेल्विस वो फीमेल का ब्रॉडर होना चालू हो जाता है। और जो वॉइस है वो हाई पिच वॉइस रहता है। और सबसे मेन जो हर किसी को पसंद नहीं रहता है वो है पिंपल। मेल और फीमेल दोनों को आता है पर मेल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जितना फीमेल को पड़ता है। तो ये था कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मैं अभी ये पूरा बताया गैमेट्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कौन से आने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन शॉर्ट।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है, प्राइमरी मेल्स ऑर्गन रहेंगे जो कि टेस्टिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है, एक्सेसरी डक्ट है। और तीसरा कौन सा है, ग्लैंड, जो कि विच फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये सब चीज़ें रहती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसमें सबसे मेन आता है टेस्टिस। जी हाँ दोस्तों, टेस्टिस। तो टेस्टिस पैर में रहते हैं, सिंगल टेस्टिस नहीं रहता, पैर में रहते हैं। और वो मेसोडर्मल ओरिजिन रहते हैं। मेसोडर्मल ओरिजिन मतलब हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उसमें जो मेसोडर्म है उसमें से टेस्टिस फॉर्म होते हैं। और ये टेस्टिस लोकेटेड कहाँ रहते हैं, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्कॉट्रम बोलते हैं, सब बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत लूज रहता है, उसमें टेस्टिस रहते हैं। तो ये टेस्टिस है ना, टेस्टिस का एक प्रोसेस रहता है। वो प्रोसेस क्या है कि जब कभी फीटस जो माँ के पेट में बन रहा है, वूम में बड़ा हो रहा है, तो फीटस तभी है ना एब्डोमिन में रहते हैं। और जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, एट द अप्रॉक्स 8-9th मंथ के आसपास वो टेस्टिस स्कॉट्रम में डिसेंड हो जाते हैं। और डिसेंड हो रहे तो उसका एक पैसेज रहेगा ना, एक रास्ता रहेगा ना, वो रास्ता कौन सा है, इग्वाइनल कैनल है। वो कैनल के थ्रू वो स्कॉट्रम में चले जाते हैं। टेस्टिस का शेप कौन सा है, कैसा रहता है, ओवल रहता है और 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक रहते हैं वो। तो अगर मैं टेस्टिस का हिस्टोलॉजी बताऊँ, हिस्टोलॉजी मतलब मान लीजिए टेस्टिस है और मैंने उसको ऐसा कट किया, ट्रांसफर सेक्शन में कट किया, तो ऐसा किया, तो ये जो ऊपर को मैंने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखा तो मुझे टेस्टिस कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे 3 लेयर दिखती है टेस्टिस की 3 लेयर रहती है। उसमें से जो सबसे बाहर वाली रहेगी वो रहेगी टूनिका वजाइनालिस, उसके बाद जो उसके अंदर रहेगी वो रहेगी टूनिका अल्बुजिनिया, और सबसे अंदर वाली रहेगी वो है टूनिका वेस्कुलोसा। टूनिका वेस्कुलोसा में ब्लड वेसल्स रहते हैं जो कि टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करते, ऑक्सीजन सप्लाई करते। तो और टेस्टिस में देखा जाए तो टेस्टिस में 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स रहते हैं। 200 से 300, 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स रहते हैं। और हर एक लोब में 200-300 लोब रहते हैं। हर एक लोब में 1 से 4 हाईली कॉइल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रहते हैं। 1 से 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। और वो ट्यूब्यूल्स किससे लाइन हुए रहते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम से लाइन हुए रहते हैं। और जर्माइनल एपिथेलियम से लाइन हुए रहते हैं वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और वो जर्माइनल एपिथेलियम के बीच में कुछ फ्यू पिरामिड सेल, मतलब बड़े बड़े सेल रहते हैं। और वो सेल का नाम क्या है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल है। तो जो जर्माइनल एपिथेलियम से लाइन है वो क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो जर्माइनल एपिथेलियम से लाइन है, वहाँ से स्पर्म बनते हैं, स्पर्म गैमेटोजेनिस बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ में बन जाते हैं। और एक बार स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं तो फिर वो जो स्पर्म का हेड है ना, वो हेड सर्टोली सेल में जाके अटक जाता है। और अटकने के बाद वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करता है, वो न्यूट्रिशन गेन करेगा। और साथ ही साथ जो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल भी देखने मिलते हैं जो कि लेडिक सेल है। उसका क्या काम है, हमारे मेल बॉडी में क्या काम है उसका, तो वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं तो एंड्रोजन हार्मोन, सबको पता ही रहेगा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ये था टेस्टिस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो अभी मैं जो सेकेंड वाला बताऊंगा वो है एक्सेसरी डक्ट। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, तो अभी टेस्टिस से आगे अभी टेस्टिस में स्पर्म बन रहे कहाँ बन रहे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बन रहे। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बन रहे तो वहाँ से फिर बाहर कैसे आएंगे बॉडी में, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट्स है। तो एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वाजा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वाजा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो जो टेस्टिस बन चुके हैं, तो टेस्टिस में से फिर बहुत सारे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं। और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बट कि रेटिटेस्टिस है। रेटिटेस्टिस से अभी वो रेटिटेस्टिस में से 12 से 20 और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं। वो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर और कोई नहीं बट कि वाजा एफ्रेंशिया है। तो वो वाजा एफ्रेंशिया हुआ, तो वाजा एफ्रेंशिया से वो कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस एक हाईली फोल्ड वॉल ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस का ऐसे सराउंडेड रहता है। मान लीजिए टेस्टिस है तो टेस्टिस का ऐसे सराउंडेड रहता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बहुत हाईली फोल्ड रहता है और वहाँ पे
जमा होता है, जो कि स्पर्म बना हुआ है वो वहाँ जाके जमा हो जाता है। और एपिडिडाइमिस को अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर को उसको नाम क्या दिया गया है, अपर कैपुट नाम दिया है। जाके अगर हम मिडल की बात करें तो उसे मिडल कॉर्पस नाम दिया गया। और जहाँ तक कि लोअर की बात करें, अगर ये टेस्टिस है तो अपर को, ऊपर वाले को एपिडाइमिस को अपर कैप्यूट, जो इधर मिडल वाला है उसको मिडल कॉर्पस, और जहाँ तक कि ये जो लोअर वाला है उसे हम बोलेंगे लोअर कॉर्डा एपिडिडाइमिस। जो ये 3 टाइप के एपिडाइमिस हुआ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अपर, मिडल एंड लोअर। तो जो स्पर्म बने हुए हैं वो स्पर्म यहाँ मैच्योर हो रहे हैं। जो स्पर्म बने टेस्टिस में, जो स्पर्म बने वो एपिडिडाइमिस में आके अटक रहे, जमा हो रहे वहाँ पे, और फिर वहाँ से क्या बन रहे, स्पर्म मैच्योर हो रहे हैं। तो फिर एपिडिडाइमिस हुआ, फिर एपिडिडाइमिस से एक पोस्टीरियर डग कंटिन्यू होता है, और वो पोस्टीरियर डग कौन सा है, वाजा डेफरेंसिस है। वाजा डेफरेंसिस फिर ओवर द यूरेटर टू ओपन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेटर है, ऐसा यूरेटर के ऊपर से ऐसा टर्न मार के वो यूरेथ्रा में ओपन होता है। कौन, वाजा डेफरेंसिस। बट यूरेथ्रा में ओपन होने के पहले वो एक इजैकुलेटरी डक्ट से मीटअप होता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और वो इजैकुलेटरी डक्ट समाइनल वेसिकल का रहता है, समाइनल वेसिकल का रहता है। और फिर वो जो वाजा डेफरेंसिस है वो यूरेथ्रा को जॉइन होके फिर बाहर निकल जाता है। जहाँ तक देखा जाए तो यूरेथ्रा का जो यूरेथ्रा मेल में बहुत बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल में एज थोड़ा इलोंगेशन ऑफ पेनिस के कारण वो यूरेथ्रा बड़ा रहता है। तो ये था यूरेथ्रा और जो वाजा डेफरेंसिस उसका कंटिन्यूएशन जो मैंने बताया। वाजा डेफरेंसिस के बाद यूरेथ्रा में जॉइन होता है, पर यूरेथ्रा में जॉइन होने के पहले वो एक इजैकुलेटरी डक्ट से मीटअप होता है, और वो इजैकुलेटरी डक्ट और किसी का नहीं बट समाइनल वेसिकल का रहता है। तो ये थे कुछ एसेसरी डक्ट तो जो टेस्टिस से हमारे बॉडी के पूरे बाहर निकलते। तो मैं एक डक्ट का रिवीजन देता हूँ पूरे। तो टेस्टिस से पहले आएगा रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से फिर वाजा एफ्रेंशिया, वाजा एफ्रेंशिया से फिर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में 3 अपर, मिडल, लोअर, फिर वो लोअर से फिर पीछे पोस्टीरियर साइडली वो वाजा डेफरेंसिस में जाएगा, यूरेटर के ऊपर से घूम के आएगा और फिर यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। यूरेथ्रा में ओपन होगा, बट यूरेथ्रा में ओपन होने के पहले वो किसके साथ ज्वाइन होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि किसका है, समाइनल वेसिकल का है। तो ये थे एसेसरी डक्ट। अभी मैं बात करता हूँ कुछ ग्लैंड्स के बारे में जो मेल रिप्रोडक्टिव में रहते हैं। तो 3 टाइप के जो मेन ग्लैंड्स है, तो उसमें सबसे पहला आता है समाइनल वेसिकल। जो हमारा सीमेन जो हम हमारे बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं उसमें से 60% जो रहता है वो समाइनल वेसिकल का रहता है। तो ये पैर में रहता है, पैर में रहेगा, साथ ही साथ पोस्टीरियर यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड रहता है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है जैसे मैंने बताया 60% रहता है। और ये 3 चीज़ सीक्रेट करता है। कौन से 3 चीज़ है, फ्रुक्टोज है, फाइब्रिनोजन है और प्रोस्टोग्लैंडिन है। तो फ्रुक्टोज का क्या काम है, जो हमारा जो स्पर्म आ रहे हैं उस स्पर्म में के साथ ये सीक्रेट कर रहा है अपना फ्लूइड, और वो फ्लूइड पूरा टोटल देखे तो 60% है, उसमें स्पर्म भी आ जाते हैं 60% में। तो 60% में 3 फ्लूइड वो सीक्रेट करता है। पहला कौन सा है, फ्रुक्टोज, दूसरा कौन सा है, फाइब्रिनोजन, और तीसरा कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो फ्रुक्टोज का काम क्या है, अगर मान लीजिए जो स्पर्म है वो फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट हो चुका है, हो गया है, तो फिर स्पर्म को पूरा ट्रैवल करना पड़ता है ओवम के पास। तो वजाइना से सर्विक्स फैलोपियन ट्यूब तक उसे ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसको इतनी सारी एनर्जी चाहिए रहती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रुक्टोज से मिलती है। तो फ्रुक्टोज का काम क्या है, एनर्जी देना किसको, स्पर्म को। तो फ्रुक्टोज का ये रोल है। जहाँ तक की बात करें तो फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, जब भी स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट हो जाते हैं तो फाइब्रिनोजन है ना स्पर्म को स्प्रेड होने नहीं देता, जितना हो सके ऐसा बोलस टाइप फॉर्म ऐसा जमा करके रखे। जमा करने के कारण क्या होगा कि स्पर्म फास्ट मूव करते हैं। और तीसरा कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है कि जब भी स्पर्म डिपॉजिट हुए वजाइना में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, वजाइना और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा कि जो स्पर्म की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, सीमन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो जितना हो सके जल्दी ओवम के पास पहुंच जाएगी। तो ये था रोल ऑफ समाइनल वेसिकल। वो 3 चीज़ सीक्रेट करते हैं, कौन से, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अभी जो सेकंड ग्लैंड जो मैं बता रहा हूँ वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज ग्लैंड लेते हैं, सिंगल ग्लैंड लेगा, सिंगल और लार्ज ग्लैंड, और 20 to 30 लोब्स में बने हुए रहते।
और ये भी यूरेथ्रा के पीछे, यूरेथ्रा इन द सेंस यूरेथ्रा के पीछे और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रहते हैं। तो ये सीक्रेट क्या करता है, मिल्की वाइट फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। और ये फ्लूइड में होता क्या है, एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड रहता है, जिसमें एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड रहता है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, सीमन में 30% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये काम क्या करते हैं, जो फ्लूइड इसने सीक्रेट किया है, कौन सा, एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, वो क्या काम करता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कि वजाइना जो फीमेल का पार्ट है वो हमेशा क्लीन ही रहे, न्यूट्रलाइज रहे, कभी कभी एसिडिक भी रह सकता है। तो अगर स्पर्म डिपॉजिट हुए वजाइना में, तो अगर वो एसिडिक रहा वजाइना तो स्पर्म पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, प्रोस्टेग्लैंड जो सीक्रेट कर रहा है एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, उसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना। तो ये काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी तीसरा ग्लैंड के बारे में बताऊँ तो कोपर्स ग्लैंड, जिसको बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, एकदम स्मॉल रहता है। और इसका बहुत एक काम, इसका जो फ्लूइड है उसका काम क्या है कि मान लीजिए हमारे मेल में कैसा रहता है कि जो सीमेन पास होता है और जो यूरिन पास होता है, उसका जो पाथवे, जो पैसेज है वो एक ही है, थ्रू यूरेथ्रा, एक ही है, थ्रू यूरेथ्रा। तो मान लीजिए अगर आप अभी यूरिन के लिए गए, मिचुरेशन के लिए गए, जैसे यूरिनेशन के लिए गए आप, और 15 या 20 मिनट के बाद अगर आपका सीमेन पास हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यूरेथ्रा क्लीन ही हो। क्लीन नहीं रहेगा तो अगर आपका यूरेथ्रा क्लीन नहीं है तो उधर से सीमेन पास हो रहा है, तो अगर क्लीन नहीं रहेगा तो आपका यूरेथ्रा एसिडिक रहेगा, तो चांसेस है सीमेन के अंदर जो स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। तो जो कॉपर ग्लैंड के बारे में बात करो, वो फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। वो फ्लूइड का काम क्या है, तो वो क्या करते हैं कि जो आपके कॉपर ग्लैंड क्या करता है कि जब भी सीमेन पास होता है ना, तो उसके पहले वो जो यूरेथ्रा का जो पैसेज है ना, वो फ्लूइड सीक्रेट करके उसे क्लीन करते हैं, जितने भी एसिडिक चीज़ें रहेगी यूरेथ्रा में, और साथ ही साथ एकदम ऑयली टाइप पैसेज फीलिंग करेगा, ताकि ऑयली पैसेज हो जाएगा। उससे कारण क्या होगा कि जो सीमेन जो स्पर्म पास हो रहे एकदम फ्रीली हो गए और फटाफट से हो गए, झट से हो गए, तो कोई एसिडिक चीज़ें नहीं रहेगी, तो आपके स्पर्म डिस्ट्रॉय नहीं हो गए। तो इसका काम कौन करते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। तो दोस्तों ये मैंने बताया टेस्टिस के बारे में, एक्सेसरी डक्ट के बारे में, और साथ ही साथ कौन से ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा सीमेन, जो अब तक हम बात कर रहे थे कि ये सब सीक्रेट कर रहा है, तो सीमेन में सीक्रेट कर रहा है, तो सीमेन क्या है, तो सीमेन इज़ अ विस्कस अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड। विस्कस रहता है, अल्कलाइन और मिल्की, थोड़ा वाइट फ्लूइड रहता है, और उसका पीएच क्या रहेगा, 7.2 से 7.7 रहता है। इजैकुलेटेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इजैकुलेट है, और एक बार इजैकुलेशन होने में 2.5 से 4 ml तक का इजैकुलेशन होता है। और जो इजैकुलेशन हो रहा है 2.5 से 4 ml का इजैकुलेशन, उसमें कम से कम 400 मिलियन स्पर्म, 400 मिलियन स्पर्म मतलब 40 करोड़ स्पर्म पास होते हैं एक बार में। तो ये सब था सीमन के बारे में, क्या क्या वो कंटेंट रहता है, उसके अंदर कंटेंट रहता है। तो अभी देखा जाए तो एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो उसमें जो दो मेन है वो है पेनिस और दूसरा है स्कॉट्रम। तो अब हम बात करेंगे पेनिस के बारे में। द पेनिस इज़ अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। अगर पेनिस ही नहीं रहेगा तो कॉपुलेशन नहीं हो पाएगा। तो पेनिस सिलेंडर रॉड शेप में रहता है, साथ ही साथ वो मस्कुलर विथ 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ रहता है। पेनिस रॉड शेप रहेगा, पाइप जैसा रहेगा, साथ ही साथ मस्कुलर विथ 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ रहता है। उसमें से जो पोस्टीरियर रहेगा, पीछे के साइड जो टिश्यू रहेगा, पीछे के साइड, और लेटरल मतलब क्या, दूर, जो पीछे और पीछे के साइड और लेटरली जो दूर के जो मसल्स रहेंगे उसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो बीच में रहेगा उसका नाम क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो जो पीछे के साइड और लेटरल में रहेगा वो पैर में रहेंगे और उसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो बीच में रहता है उसका नाम क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये था। और साथ ही साथ जो पेनिस का जो टिप रहता है वो स्वॉलन रहता है, थोड़ा सूजा हुआ रहता है, स्वॉलन रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस भी बोलते हैं। और पेनिस किससे कवर हुआ रहता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर हुआ रहता है, जो फोर स्किन और परस्यूप भी बोलते हैं हम उसे। तो ये था कुछ पेनिस के बारे में। तो अब मैं बताऊंगा कुछ स्कॉट्रम के बारे में। तो स्कॉट्रम इज़ अ लूज पाउच, एकदम लूज रहता है,
हिलता है बहुत, साथ ही साथ पिगमेंटेड स्किन और पेनिस के पीछे रहता है, पेनिस के पीछे रहता है और वो राइट और लेफ़्ट में डिवाइड होता है। कौन? स्कॉटरम एकदम लूज रहेगा, पेनिस के पीछे रहेगा और राइट और लेफ़्ट में डिवाइड रहता है। किससे डिवाइड रहेगा? बाय टूनिका डार्टोस मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ये मसल से वो डिवाइड हुआ रहता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर टेस्टिस हमारे डिसेंड हो रहे हैं, फीटस में जब थे तब हमारा टेस्टिस एब्डोमिन में रहता है, बट जैसे डिलीवरी के टाइम आता है अप्रॉक्स 8-9 मंथ में टेस्टिस स्कॉटरम में डिसेंड हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस अगर ये डिसेंड नहीं हुआ तो वो कंडीशन को क्या बोले? क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं, हम उसे क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं। और अगर ये डिसेंड नहीं आती, इसके कारण क्या होगा? इनस्टेरिलिटी आती है। स्टेरिलिटी क्यों आती है? क्योंकि जो हमारे स्पर्म बन रहे हैं वो टेस्टिस में बन रहे हैं, बराबर। टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे, तो स्पर्म को हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए ताकि स्पर्म बन सके। तो अगर टेस्टिस बॉडी में रहेंगे तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस ही मिलता रहेगा, तो स्पर्म नहीं बन करेंगे। तो अगर टेस्टिस बाहर है, स्कॉटरम में है, तो वो अपने स्पर्म बना सकेगा, क्योंकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम है, तो स्पर्म बन सकते हैं। और क्या होगा? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So you must revise it once again so you will be recollect it. Thank you.